गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। 11 बज के ठीक 2 मिनट अब हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 2 सितंबर 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। निधि चौरसिया, राकेश मीणा, मेघा वर्मा, दीपक शिरोमणि, मनप्रीत कौर, श्रीधर कुमार पांडा, शोएब नवाज और स्मिता भारती, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स रिपीटेड मोड पर मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। साथ में जुड़े हैं अनिकेत सिंह, प्रकाश, रितेश, चंद्रा पंत, आस्था, अली हुसैन अंसारी। ओके जी। अन्वेश, अर्नब दास, सर्वेश चौधरी। आइए जी, सारे के सारे लोग जल्दी से यहां पर मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज इंडियन पॉलिटी क्लास। इसमें हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में या भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या एसएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हिस्ट्री के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, विच इज नोन एज इंडियन पॉलिटी, जिसे हम कहते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, भाई नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत में राज्य करने की व्यवस्था, द सिस्टम टू रूल इन इंडिया इज नोन एज इंडियन पॉलिटी। भारत में राज्य करने या शासन करने की व्यवस्था को ही भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है या इंडियन पॉलिटी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारी जो इंडियन पॉलिटी है, हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है, वो चलती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो चलती है भारत के संविधान से। और आप जानते हैं कि संविधान लिखित नियमों और कानूनों से भरा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों के द्वारा फॉलो किया जाता है, जिसका सभी नागरिकों के द्वारा पालन किया जाता है। तो लिखित नियमों कानूनों से ही भरे एक ऐसे ही दस्तावेज को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। जिन जिन देशों के पास अपने संविधान है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक है या वो लोकतांत्रिक है इसलिए उनके पास संविधान है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर कोई देश लोकतांत्रिक है, उसके पास उसका संविधान होना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे भी देशों के संविधान हैं जो कि पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें मेनली हमें पढ़ना है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान के तहत हमारे देश में जो पावर शेयरिंग हुई है, जो सत्ता का बंटवारा हुआ है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में हुआ है। लेजिस्लेचर यानी कि व्यवस्थापिका या विधायिका, जिसका काम कानून बनाने का है। एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, जिसका काम कानून को लागू करना है। और इसके बाद और उसके बाद जुडिशरी या न्यायपालिका, जिसका काम है संविधान, लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना, उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करना, और अगर उनका पालन नहीं किया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो पावर है, वो किसके पास होती है? जुडिशरी के पास होती है या न्यायपालिका के पास होती है।
तो वैसे तो आप जानते हैं भारत की राज्य व्यवस्था की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था। सन 1600 ईस्वी के चार्टर के तहत जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने मर्चेंट एडवेंचर्स नाम के एक दल को, एक ग्रुप को भारत में 15 वर्ष तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया था। लेकिन सही मायनों में इंडियन पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी होती है, जो सबसे पहला टॉपिक हमें कवर करना होता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। वो कहलाता है भारत का संवैधानिक विकास। और अगर हम भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत ही कहां से हो जाती है? इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक, हमारा सबसे पहला चैप्टर यूनिट पॉलिटी में पढ़ने के लिए हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेडिंग डालिए भारत का संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान के स्रोत। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज विच आर एक्सेप्टेड बाय एवरी सिटीजन लिविंग इन अ कंट्री। यही बताया मैंने आपको कि संविधान एक लिखित नियमों और कानूनों से भरा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश में रहने वाले सभी नागरिक स्वीकार करते हैं या सभी नागरिक उसका पालन करते हैं। सर, जो जो नोट्स में ऐड करना है वो बताते चलना। ऐड वही करना है जो मैं खुद बोर्ड पर लिखूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान एक लिखित नियमों और कानूनों से भरा ऐसा दस्तावेज है जिसे देश में रहने वाले सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी देश लोकतांत्रिक हैं उन सभी के पास अपने क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, संविधान होते हैं। तो ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। इसे आप नोट करना चाहें तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन जब ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके पीडीएफ नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। नोट कीजिए फटाफट जो लोग नोट कर रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन डे। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और हमारी संविधान सभा के द्वारा उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, उसे स्वीकार भी कर लिया गया। इसीलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन उस संविधान को लागू कर दिया गया ठीक 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950 को। और क्योंकि 1930 से हर 26 जनवरी को कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाती आ रही थी, इसीलिए हमने अपने संविधान को लागू किया 26 जनवरी को, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है वो 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, उसके बाद होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और फिर उसके बाद होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या सरकार की प्रणालियां। तो दोस्तों आप जानते हैं कि विभिन्न देशों में या अलग अलग प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की सरकारें काम करती हैं। और अगर हम अपनी सरकार की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो आप जानते हैं कि वी हैव अ प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या हमारे देश में संसदीय प्रणाली होती है सरकार की, जिसमें एग्जीक्यूटिव होल्ड द पावर्स या एग्जीक्यूटिव्स होल्ड द पावर विद द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। कार्यकारी विधायिका की बहुमत समर्थन से शक्ति धारण करते हैं। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी होता है, एक अध्यक्षात्मक प्रणाली भी होती है, जिसमें सरकार का प्रमुख एक कार्यकारी का नेतृत्व करता है, या द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जीक्यूटिव। जैसे कि आप अमेरिका में देखते हैं कि भारत का और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वही कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। एक होती है मोनार्की सिस्टम, राजशाही सरकार। इसमें जो मोनार्क होता है, जो राजशाही होता है, इज द हेड ऑफ द स्टेट थ्रू आउट हिज लाइफ और फॉर लाइफ। राजशाही सरकार जीवन भर के लिए राज्य का प्रमुख होता है। और एक होती है यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक प्रणाली। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन सेंट्रल गवर्नमेंट दैट होल्ड्स ऑल द पावर। और एक केंद्रीय सरकार इसमें होती है जिसमें सारी की सारी शक्तियां उसी के पास होती हैं। तो आप जानते हैं कि अगर हम अपने देश की बात करें, तो हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर दिया है, अडॉप्ट किया है। तो जिस तरीके से ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन होता है, बिल्कुल वैसे ही ब्रिटिश क्राउन के ही समान हमारे देश में होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब, हमने ये पद तो उसको ब्रिटेन जैसा दिया है, लेकिन उसको पावर्स जो दी है वो बिल्कुल वैसी ही है। भाई हम उसको कहते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन वो है किसके समान, ब्रिटिश क्राउन के समान। क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो अपनी सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि उसके बेहाफ पर प्रैक्टिकली वो सारी की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है, वहां पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट चलते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में हम बात करेंगे उन एक्ट्स के बारे में, उन प्रोविजंस के बारे में, उन अधिनियमों के बारे में जो कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनाकर भेजे जाते थे, और फिर बाद में जब यहां पर क्राउन रूल शुरू हुआ तो भारत में राजनीतिक सुधार करने के लिए ये एक्ट्स भेजे जाते थे। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या भारत के संवैधानिक विकास को दो फेजेस में पढ़ेंगे या दो भागों में विभाजित करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम दो फेजेस में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फेज कहलाता है कंपनी रूल, कंपनी का शासन, यानी कि रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन। 1773 से लेकर 1857 तक के एक्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन जब 1857 की क्रांति होगी तो भारत से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया जाएगा और यहां पर शुरुआत होगी क्राउन रूल की। और 1858 से 1947 तक का जो फेज है उसमें हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। और अगर हम कंपनी रूल के बारे में बात करें, कंपनी के अधीन शासन के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इसके बाद इसमें हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, एक्ट ऑफ 1786 के बारे में। इसके बाद सर क्राउन रूल का मतलब क्या है? मेरे भाई आप ये तो जानते होंगे ब्रिटेन में एक महाराज या एक महारानी होती है, तो यहाँ पे क्राउन का मतलब ताज से है, ताज का शासन। अब चाहे ब्रिटेन में महाराज रहेगा तो महाराज का शासन रहेगा, महारानी रहेगी तो महारानी का शासन रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ये सारे के सारे एक्ट हम पढ़ेंगे कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन में। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद भारत से मुगल साम्राज्य का अंत हो जाएगा और यहां पर शुरुआत होगी क्राउन रूल की। इसके बाद अगर हम क्राउन रूल के बारे में बात करें, अगर हम ताज के शासन की बात करें, तो इसके अधीन आने वाले एक्ट्स जो हम डिस्कस करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप जानते होंगे 70% से भी ज्यादा संविधान इसी एक्ट से हमारा लिया गया है। दिस एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और फिर हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। वही एक्ट जिस एक्ट के तहत हमें स्वतंत्रता मिली, हमें आजादी मिली। सर क्राउन रूल तो यूएई में भी है मेरे भाई, हम यहां पर ब्रिटिश क्राउन की बात कर रहे हैं यार। अगर मैंने यहां पे क्राउन रूल लिखा है
है ना। अब मैं इतना नालायक तो आपको नहीं कह सकता हूं कि आपको ये भी ना पता हो कि भाई 1947 से पहले भारत किसका गुलाम था। ये तो पता ही होगा ना, यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चलती थी, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। तो अगर मैं यहाँ पे क्राउन रूल लिख रहा हूं तो इस क्राउन रूल का मतलब है कि भाई साहब ब्रिटिश क्राउन रूल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई का शेख यहाँ पे आके पहले शासन किया करता था। समझ गए बात। नोट करना चाहते हैं कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड के हमने एक्ट्स लिखे हैं जिनको हम चार्टर एक्ट कह रहे हैं वो सारे के सारे तब आए जब यहां पर शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जब यहां पर डायरेक्टली शासन शुरू हुआ ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का, तो क्राउन रूल के तहत भेजे जाने वाले जो एक्ट्स थे वो राइट हैंड साइड लिखे हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि 1707 ईस्वी तक भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था औरंगजेब। यानी कि 18th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई तो 1707 ईस्वी में मुगल एम्परर औरंगजेब डाइट, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। लेकिन अगर हम अंग्रेजों की बात करें, इससे लगभग 100 साल पहले अंग्रेज भारत में आकर स्थापित हो चुके थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित भी कर ली थी। और सन 1700 ईस्वी तक, यानी कि औरंगजेब के मरने तक, भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाहों को अपनी प्रेसिडेंसीज भी बना चुके थे अंग्रेज, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई हुआ करते थे। समझ गए बात। जब मुगल बादशाह औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब के मरते ही तेजी से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, डिक्लाइन शुरू हुआ। मुगलों के ही अधीन, मुगलों के ही सूबों में, प्रोविंसेस में, प्रांतों में जो उनके प्रांत अधिकारी हुआ करते थे, जो सूबेदार हुआ करते थे, अब उन्होंने खुद को मुगलों से ही इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। जिसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मुगलों की शक्ति कमजोर होती चली गई, मुगलों के सूबेदार पावरफुल होते चले गए। इसीलिए भारत कई सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया, जिसमें से एक स्टेट बंगाल भी था। अभी तक जो मुगलों के अधीन बंगाल के सूबेदार हुआ करते थे, अब वो बंगाल में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे और कहलाने लगे बंगाल के नवाब। लेकिन मुगल बादशाह फर्रुखशियर के द्वारा अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन ले ली, या टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन ले ली। अब परमिशन तो ले ली, लेकिन बंगाल के नवाबों ने खुद को मुगलों से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। वो वहां पर इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे, और जब इंडिपेंडेंटली रूल करने लगे तो बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स मांगने लगे बंगाल में व्यापार करने के लिए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि मुगल बादशाह ने हमें कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया है बंगाल में,
इसलिए हम आपको कर नहीं देंगे। बंगाल के नवाब कहते थे कि हमें टैक्स दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी हम टैक्स नहीं देंगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ, लड़ाइयां शुरू हुई, परेशानियां शुरू हुई, और इसी का नतीजा हुआ कि पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी का युद्ध लड़ा गया, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और दोनों युद्धों में अंग्रेज विजयी हुए। और बक्सर के युद्ध के बाद जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई तो उसी संधि के तहत पूरे के पूरे बंगाल पर ही अधिकार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया, जो कि 1765 से लेकर 1772 तक चला, और इसी को कहा जाता है भारत की लूट, क्योंकि इसी 7 साल के पीरियड में बंगाल को जमकर लूटा खसोटा गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, लूटपाट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अभी तक तो ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर सीधा कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड कि शासन तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, लेकिन उन नियम और कानूनों से करेगी जो हम यहां से बनाकर भेजेंगे। और अब हम कंपनी को सिर्फ 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार देंगे, ट्रेड मोनोपोली देंगे, और देखेंगे कि 20 साल के बाद उसको रिन्यू करना चाहिए या नहीं, अदरवाइज उसे निलंबित कर दिया जाएगा। तो बस आप कह सकते हैं कि भारत और इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही सबसे पहला एक्ट 1773 ईस्वी में भेजा गया, जो कहलाता है द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम जो भेजा गया एज पर कंपनी रूल, कंपनी के शासन के अधीन। नोट कीजिए फटाफट और हेडिंग डालिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग अधिनियम या द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, वो केवल और केवल 20 साल के लिए देंगे। तो सबसे पहला काम तो यही हुआ, एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ ट्रेड मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का या 20 वर्ष के व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि अगले 20 साल तक भारत में केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या कर सकेगी, शासन कर सकेगी। अब अगली चीज, एज पर दिस एक्ट, इसी एक्ट के तहत, भाई मैंने अभी आपसे कहा कि अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। तो कहने का मतलब, कंपनी के अधीन एक गवर्नर हुआ करता था बंगाल में, एक गवर्नर हुआ करता था मद्रास में, और एक गवर्नर हुआ करता था बंबई में।
लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मद्रास और बंबई के गवर्नर्स भी अब बंगाल के गवर्नर के ही अधीन कर दिए गए। इसीलिए इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लिखेंगे इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी एक्ट के तहत इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे बंगाल का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और इसी को सलाह देने के लिए इसकी एक काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स और इन 4 लोगों की सदस्य या समिति या परिषद को गवर्नर एंड काउंसिल कहा जाता था। तो सबसे पहला काम तो ये हुआ, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सर अमेंडिंग एक्ट 1781 तो पढ़ाया नहीं। मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, 1781 क्या 1773 से पहले आता है आपकी डिक्शनरी में या आपकी किताब में? अबे पहले 1773 तो पढ़ाने दे। 1781 1773 के बाद ही आएगा ना खलीफा, पहले थोड़ी आएगा। अगर बोर्ड पर लिखा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? डिस्कस होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। समझिए बात। इतनी होशियारी कहां से लेके आते हो भाई? अभी तो मैं आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप कह रहे हो कि आपने 1781 तो पढ़ाया ही नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है 1781 1773 से पहले आता है? मेरे भाई 73 पहले आता है, 81 बाद में। समझ गए बात? इसके बाद एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही तहत इन 1774 1774 में अ सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। सर्वोच्च न्यायालय बंगाल में या कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसका मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनाया गया एलिजा एम्पे को। इसमें केवल 4 जजेस हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा एम्पे को,
इसका मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा एम्पे को बनाया गया और ध्यान रखेंगे इसमें 3 अदर जजेस, 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जो कौन कौन थे? लॉर्ड हाइड, चैम्बर्स एंड लिमेंस्टर। (1773) की रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी त्रुटियां थी, जितनी भी कमियां थी, उन सब को सही करते हुए, उन सब को ठीक करते हुए, उन सब में रिफॉर्म्स करते हुए, सुधार करते हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट भेजा गया, संशोधनात्मक अधिनियम भेजा गया 1781 में, 1781 में, जिसमें 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को तो सुधार किया ही गया, लेकिन साथ साथ, ध्यान रखेंगे अब कलकत्ता की सरकार को, पूरे के पूरे बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया 1781 के ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 1784 में आया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार और प्रशासन को अलग अलग किया गया। व्यापारिक काम सारे के सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल को सौंपे गए, लेकिन सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नियंत्रक मंडल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया इंग्लैंड में, जिसमें कुल 6 सदस्य हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया, जिसमें कुल 6 मेंबर्स या 6 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद दोस्तों आया 1786 में एक्ट ऑफ 1786 या 1786 का अधिनियम।
एक्ट ऑफ 1786 या 1786 का अधिनियम। सबसे पहला, एज पर दिस एक्ट गवर्नर जनरल, एज पर दिस एक्ट गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू कैंसिल द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति मिली। गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति मिली कि अब गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द कर सकता है। दूसरा काम लिखेंगे, गवर्नर जनरल बिकेम द हेड कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए मिला था, तो भाई 20 साल पूरे हुए और 20 साल के बाद इस ट्रेड मोनोपोली को, इस व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए 20 साल के बाद एक चार्टर भेजा गया जो कहलाता है 1793 का चार्टर एक्ट। और इसी के तहत तो ध्यान रखेंगे दो महत्वपूर्ण काम किए गए। सबसे पहला, सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन अब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम के तहत सैलरीज ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टार्टेड पेइंग फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, या नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। और दूसरा काम, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 years। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 साल के लिए मिला, तो हर 20 साल के बाद एक चार्टर भेजा जाएगा जिसके तहत उस व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाएगा,
एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने 1793 का चार्टर एक्ट बताया, तो बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे ठीक 20 साल के बाद 1793 के बाद फिर आएगा 1813, फिर आएगा 1833, और फिर उसके बाद आएगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो चलिए, बातचीत हमारी पहुंची है 1793 के चार्टर एक्ट तक। इसके आगे की कहानी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी रूल समाप्त करेंगे, फिर क्राउन रूल समाप्त करेंगे। चैप्टर बड़ा है, टॉपिक लंबा है, कई क्लासेस में जाकर हम इसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।